रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, अयाल एटले के लगाम, और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वो अस्थिर होकर पैर पटकती और हिल हिलाने लगती। એટલે કે જ્યારે આ બાળકો ન દેખાતા ત્યારે તે આમ તેમ જોતી અને પગ પણ પછાડતી હતી। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी सी सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाले ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते थे, એટલે કે सवार થતા હતા और छुटन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। એટલે કે સવારના સમયે ભાઈ બહેનો સવારી લેતા અને સાંજના સમયે स्वयं महादेवी सवारी लेती। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोरकर बहार ले आए। એટલે કે એક રજાના દિવસે બપોરના સમયે બધા સૂઈ ગયા હતા ત્યારે રાણીને ખોલીને બહાર લઈ આવ્યા और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर, એટલે ज्ञान न होवाથી सामान्य चेतना का ही बोध रहता था। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार ही हो जाते। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब अपनी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो, એટલે કે મયુરના આકારનો સિંહાસન પર बैठा हो એવું લાગે। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उनकी नंगी पीठ पर अलाई पकड़कर बैठने वाले को वह दुल्ही એટલે કે ધીમી ધીમી ચાલ से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर लेती थी। એટલે કે આમ તેમ ફરાઈને એમનું मन બાળકોના मन મનાવી લેતી હતી। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पटली संटी उसके पैरों में मार दी। એટલે કે ભાઈના હાથમાં જે પટલી સોટી હતી તે ઘોડીના पग पर मारी। चोट लगते ही संभावना ही नहीं थी, परंतु उसने न जाने अपना स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई, એટલે કે कोई એને दुखदायी याद आवी गई। हम ऐसे वेग से भागे मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांधे रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले में संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रही जैसे पश्चाताप की प्रस्तव प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर रहना पड़ा, એટલે કે थोड़ा दिवस माटे एमणे आराम करवा पड़ो। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिल हिलाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। એટલે કે ઘોડી એટલી પસ્તાવો કરતી હતી કે પોતે મહાદેવીના આંખોમાં પણ આંસુ આવી ગયા। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने की कड़ी भेजी। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमों वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वहन की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के
कड़े रही था देख कर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खुरती और हिलाने रही। अंत में बापूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े दाट दिए थे, એટલે કોઈએ ખાડો ખોદીને બંને કડાને અંદર સંતાડી દીધા હતા। दंड तो किसी को भी नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई, એટલે બધાના હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું। एक घटना अपनी विचित्र में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था, यह कहकर हमने रामा को इतना ठका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी हुए। विस्मित એટલે કે ચકિત થવું અને ક્રોધિત પણ થાય એટલે ક્રોધ પણ એમને આવ્યો। ये छोटे जीव कोई कामधाम तो नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक डोहा पर को वह कहीं के साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सीलेंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था, એટલે કે માની શાક કાપવાની નાની છરીથી તો સીવું મુશ્કેલ હતું। तात सीने का बड़ा चूका रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। એટલે કે થોડા દિવસ પછી પેલું શિશુ મોટું થયું અને દોડવા માંડ્યું ત્યારે ન તેમનો પ્રસ્તાવ યાદ રહ્યો ન તેમનો ક્રોધ। અહીં આ પાઠ પૂરો થાય છે। તમને બધાને સમજ પડી જ ગઈ હશે અને ગૃહ કાર્ય માટે હું તમને કેટલાક પ્રશ્ન મોકલું છું, એના જવાબ તમે તમારી નોટમાં લખી રાખજો। ઓકે, આવજો।